आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। इस साल 2023 में बोर्ड की परीक्षा में जो मॉडल पेपर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड 1 की, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। दूसरा सवाल दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो इसका आंसर होगा चंपारण आंदोलन। तीसरा सवाल है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर। चौथा सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है: ए एल्यूमिनियम, बी प्लास्टिक, सी सीमेंट और डी द मोटर गाठी। तो इसका आंसर होगा सीमेंट, यानी चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। पांचवा सवाल है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी। तो इसका आंसर होगा 868 ईस्वी में। छठवां सवाल है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। सातवां सवाल है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ए लिंग, ब जाति, स जन्म और द धर्म। तो इसका आंसर होगा स जन्म। आठवां सवाल है कि इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ए काशीराम, ब साहू महाराज, स बी आर अम्बेडकर, द ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर होगा ए काशीराम। नौवां सवाल है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा ब सोने का। 10वां सवाल है कि ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ए दे रखा बैंक व सहकारी समितियाँ, ब साहूकार व व्यापारी, स मालिक व रिश्तेदार और द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए बैंक व सहकारी समितियाँ। 11वां सवाल है कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। ए कृषि आधारित उद्योग, ब सहकारी क्षेत्र का उद्योग, स खनिज आधारित उद्योग और द जलपोत आधारित उद्योग। तो इसका आंसर होगा ए कृषि आधारित उद्योग। 12वां सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ए दे रखा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स सार्वजनिक निर्माण विभाग और द राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इसका आंसर होगा ए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इस प्रकार हमने 12 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इस साल पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इस साल 6 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान। तो सबसे पहले प्रश्न दे रखा है कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक खालिस्तान रखते हैं। तो इसका आंसर होगा जोबर। दूसरा सवाल है कि जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा डायमंड सूत्र। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर लोगों को शहरों में बसना खालिस्तान कहलाता है। इसका आंसर होगा शहरीकरण। चौथा सवाल है कि देशों का विकास के आधार पर वर्गीकरण करते समय खालिस्तान मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। पांचवा सवाल है कि खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। और छठवां सवाल है कि भारत सरकार ने खालिस्तान सूचना पाने का अधिकार लागू किया। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2005। तो इस प्रकार
6 जो रिक्त स्थान है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो ये भी सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। इसमें पहला सवाल दे रखा है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। दूसरा है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो इसका आंसर होगा कि भारत में आधुनिक ढंग की पहली वस्त्र मिल बम्बई में सन 1854 में कोपास जी नाना भाई द्वारा स्थापित की गई। तीसरा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। चौथा सवाल है किन्हीं 2 रबी फसलों के नाम बताइए। तो गेहूं, इसका आंसर होगा गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। पांचवा सवाल है कि किन्हीं 2 सामाजिक आंदोलन के नाम बताइए जिन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विरोध में आरंभ किया गया। तो इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है टिहरी बांध आंदोलन। छठवां सवाल है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। WTO के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करना है। सातवां सवाल है किस देश के लोगों का संघर्ष संपूर्ण विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इसका आंसर होगा नेपाल। आठवां सवाल है लोकतंत्र का कोई एक महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो इसका होगा आंसर भेदभाव को समाप्त करना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण कार्य है। नौवां सवाल है कि लोकतंत्र की कोई विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता है पहली निर्वाचित प्रतिनिधि और दूसरी है कानून का शासन। 10वां सवाल की आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे खेतों में काम करना, दुकानों दफ्तरों में काम करना आदि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं है। 11वां सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। और 12वां सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा, इसका आंसर है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय में भाग लगेगा कुल जनसंख्या का। तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो पार्ट ए है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और एक नंबर वाले एक शब्द या एक लाइन के जो भी एक एक नंबर के सवाल है उनके बारे में हमने जाना। ये सभी प्रश्न 30 नंबर के हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं खंड ब यानी पार्ट बी की, जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इनकी जो समय शब्द सीमा है वो 50 शब्द है और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें जो 4 नंबर का सवाल दे रखा है कि नेपोलियन संहिता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। नेपोलियन संहिता के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस में 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें नागरिक संहिता ने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को
सुरक्षित बनाया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार सुविधा व्यवस्था को सुधारा गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आज़ादी चखी और उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो इस प्रकार हमने नेपोलियन संहिता क्या है इसके बारे में जाना। अगला सवाल है, रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को एक दूसरे को जोड़ते हैं? ये भी 2 नंबर का सवाल है। रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा कि रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दूसरा है, सिल्क मार्ग एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। छठवां सवाल है कि संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के कोई 2 नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला तो है काला हिरण और दूसरा है गेंडा। सातवां सवाल है, जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो इसका आंसर होगा, तो 2 उपाय बताने हैं। पहला उपाय है कि जलाशयों में भंडारण क्षमता का बढ़ना। दूसरा है नदियों के जल को एक दूसरे से मिलाना। तीसरा है भौमिक जल स्तर को ऊपर उठाना और चौथा है जल विभाजक क्षेत्र विकास। 8वां सवाल है कि किसानों के लाभ के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा, पहली है किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरी है व्यक्तिगत बीमा योजना भी शुरू की गई। 9वां सवाल है कि पर्यटन से क्या लाभ है, कोई 2 लिखिए। तो पर्यटन के लाभ बताने हैं। तो इसका आंसर होगा कि पर्यटन उद्योग देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता में भावना में वृद्धि करता है। दूसरा है पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्पों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है। 10वां सवाल है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई श्रीलंकाई सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो इसका आंसर होगा, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा है विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। 11वां सवाल है कि नेपाल के अप्रैल 2006 के आंदोलन की मांगे क्या थी, लिखिए। पहला है संसद को बहाल किया जाए। दूसरा है सर्वदलीय सरकार बने तथा तीसरा है एक नई संविधान सभा का गठन हो। 12वां सवाल है कि नेपाल के किस जन आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। 13वां सवाल है कि धारणीय विकास पर लघु टिप्पणी लिखिए या धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने धारणीय विकास के बारे में जाना।
अगला सवाल है कि अल्प बेरोजगारी को दूर करने के किन्हीं 2 तरीकों को बताइए। तो इसका आंसर होगा कि अल्पकारी को दूर करने के उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय होगा, बैंक उचित ब्याज दर पर लोगों को ऋण दे तो वह उद्योग स्थापित कर इस स्थिति से निजात पा सकते हैं। दूसरा है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग व सेवाओं में वृद्धि हो। और तीसरा है, किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था कराई जाए। 15वां सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयाँ लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयाँ बतानी है। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार। पहली कठिनाई है, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव पाया जाता है। दूसरा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में अत्यंत कठिनाई आती है। और 16वां सवाल है कि दवाइयों के पैकेट पर उत्पादक द्वारा अंकित कोई 2 जानकारी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, दवाई बनाने की तारीख, दवाई पर समाप्त होने वाली तारीख देखने से, और अधिकतम खुदरा मूल्य देखेंगे। तो इस प्रकार हमने पार्ट बी के जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी जानी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की यानी खंड स के बारे में, जिसकी शब्द सीमा है 100 और एक प्रश्न है 3 नंबर का। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, स्पष्ट कीजिए। या इससे संबंधित दूसरा सवाल है ही सवाल कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका हम आंसर जानते हैं। तो आंसर इस प्रकार है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। पहला कार्य था, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिनसे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा है, श्रेष्ठ जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिनसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। और छठवा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। सातवां है, तोलने और मापने की एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। और आठवां है, क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर पेरिस की फ्रेंच भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हुई। तो इस प्रकार जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उसके बारे में हमने जाना। अगला 18वां सवाल है कि संसाधन से क्या अभिप्राय है, जैव एवं अजैव संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। जैसे मृदा संसाधन, जल संसाधन, वनस्पति संसाधन आदि। जैव संसाधन, जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीव व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो इस प्रकार हमने संसाधन जाने क्या होता है, जैव संसाधन, अजैव संसाधनों क्या होते हैं वो भी हमने जाना। अगला सवाल है 19वां
कि भारतीय राजनीति ने जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या जातिवाद से आप क्या समझते हैं, राजनीति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जातिवाद से आशय। जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। एक जाति के लोगों के हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। भारतीय राजनीति में जाति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। जैसे पहला, उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से। राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करते समय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। दूसरा है, सरकार के संगठन में जातियों का प्रतिनिधित्व देना। सरकार का गठन करते समय भी राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। तीसरा है, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश। राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। चौथा है, जातिगत गोलबंदी और निम्न जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से उन जातियों को लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा या नीच जाना जाता था। तो इस प्रकार हमने जातिवाद क्या होती है ये जाना और राजनीति के विभिन्न रूपों में जाति का क्या महत्व है वो हमने जाना। अगला सवाल है 20वां कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के कोई 3 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला लाभ, विदेशी निवेश में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगमों के फलस्वरूप भारत में विदेशी निवेश में तीव्र गति से वृद्धि हुई है तथा देश में कई नई उद्योगों की स्थापना हुई है। दूसरा है, देश का औद्योगिक विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फलस्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा है तथा कई उद्योगों की स्थापना हुई है। इससे देश की तीव्र गति के औद्योगिक विकास हुआ है। तीसरा है, नवीन तकनीक का आगमन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी संपन्न होती है तथा उत्पादन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इसके फलस्वरूप देश में नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन होता है। और चौथा है, रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों देश में अनेक उद्योगों की स्थापना कर रही है जिससे भारत के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो इस प्रकार हमने पार्ट सी के जो 3 नंबर के प्रश्न है महत्वपूर्ण उनके बारे में हमने चर्चा की है और उसको आंसर को भी हमने समझाया है। अब हम बात करते हैं पार्ट द यानी खंड द के बारे में, जिसमें शब्द उत्तर की शब्द सीमा है 250 शब्द और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो इसमें अथवा के प्रश्न भी आएंगे कि 2 में से एक प्रश्न आपको करना होगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो 21वां सवाल है इस मॉडल पेपर में वह है कि गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना बताइए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम जानते हैं। गांधी जी की नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं को लेकर साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी नामक कस्बे की ओर प्रस्थान किया। गांधी जी ने 240 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की। 6 अप्रैल को वे डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून भंग किया। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना, तो इसका आंसर होगा पहला, अंग्रेजों का सहयोग न करना। दूसरा है, औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना। तीसरा है, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन करना। चौथा है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। और 5वां है,
शराब की दुकानों की पैकेटिंग करना। तो इस प्रकार हमने नमक यात्रा क्या इसके बारे में जाना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना के बारे में जाना। अब इसके जो 8वां प्रश्न दे रखा है वह प्रश्न है कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जानते हैं कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार, तो पहला विचार है सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है। दूसरा है सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में प्रतिशोध या दुर्भावना की भावना नहीं होती। तीसरा है सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है। सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह की संज्ञा दी गई है। आत्मा ज्ञानयुक्त होती है, यह प्रेम से ओतप्रोत है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। तो इस प्रकार हमने जो 21वां सवाल है उसके दोनों प्रश्नों के बारे में और उनके आंसर के बारे में हमने जाना है। जो 22वां सवाल है वो दे रखा है कि भारतीय में संघीय व्यवस्था के प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसकी कोई 4 विशेषता हमें बतानी है। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार। तो इसकी जो पहली विशेषता है कि सरकार के 2 या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के मध्य बंट जाती है। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है एवं दूसरी सरकार राज्य स्तर की होती है। भारत में तीसरा स्तर स्थानीय स्वयं शासन है। दूसरी विशेषता है एक नागरिक समूह अलग अलग अधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, वसूलने एवं प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी इसकी विशेषता है सुदृढ़ संविधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकता। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारें केंद्र व राज्य की सहमति से ही हो सकते हैं। चौथी इसकी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकार की गारंटी एवं सुरक्षा देता है। और 5वीं इसकी विशेषता है दोहरे सहयोग। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे सहयोग है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नता का पूर्ण सम्मान भी करना है। तो इस प्रकार हमने जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था है उसकी कुछ 5 विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। अब इसके जो 8वां सवाल है वह है कि संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। तो हमें संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं संघवाद का अर्थ। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। तो हमने संघवाद क्या है इसका अर्थ जान लिया। अब हम जानते हैं भारत में संघवाद का स्वरूप। तो पहला है भारतीय संघवाद राज्यों का संघ है। दूसरा, भारतीय संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय शासन है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और दूसरी सरकार प्रांतों के स्तर पर होती है। तीसरी है इसका स्वरूप कि भारतीय संघवाद में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। चौथी है भारतीय संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। छठवीं है कि भारतीय संघवाद में सारे राज्यों के बराबर अधिकार नहीं है, यहाँ कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने
संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब आपके जो 23वां प्रश्न आएगा उसमें आपके मानचित्र आएगा और मानचित्र में 4 जगह के आपके जगह दे रखे होंगे और उन जगहों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। जैसे हमारे यहाँ 4 दे रखा है, मुंबई हाई, दुर्ग, डिगबोई और रानीगंज। तो हमने जो मुंबई हाई है वह ए रहा, यानी हमने निशान बना के रखा है। यहाँ पे मुंबई हाई है जो पेट्रोलियम, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई हाई। दूसरा है दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जो हमने यहाँ बना रखा है। तीसरा है डिगबोई, ये आसाम में है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, ये हमने यहाँ बना रखा है। और रानीगंज ये पश्चिमी बंगाल में है, जो हमने यहाँ पश्चिमी बंगाल में बना रखा है। इसी प्रकार अथवा में दे रखा है 4 बेलारी, तो बेलारी कर्नाटक में है, जो हमने यहाँ बना रखा है। दूसरा है दुर्गापुर, ये पश्चिमी बंगाल में है, जो हमने यहाँ बना रखा है। तीसरा है किरबा, किरबा ये छत्तीसगढ़ में है, ये हमने यहाँ बना रखा है। और तारापुर ये महाराष्ट्र में है, जो कि आपको नक्शे में हमने दर्शा रखे हैं। तो इस प्रकार आज के हमने वीडियो में हमने जो सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, जो कि इस साल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पर्सन है, उसका हमने मॉडल पेपर बनाया है, जो कि आंसर सहित है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।